गाइज रोज़ारी बायोटेक के रिजल्ट्स आ गए हैं क्वार्टर 4 के, और इसके बारे में थोड़ा बात करना ज़रूरी है। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस आप सुनेंगे, वो बाहर बारिश हो रही है तो मैं उसे रोक नहीं सकता, ना ही मेरे पास कोई ऐसा माइक है जो नॉइस कैंसिल कर दे, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। देखिए, इसके क्वार्टरली नेट प्रॉफिट आ गए हैं और 28.98 करोड़ का इसका प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई भी है, और अगर पिछले मार्च से कंपेयर करें तो उससे भी हाई है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्वार्टरली है, ठीक है, ये 3 महीने का है। और अगर हम लोग एनुअल नेट प्रॉफिट भी देखते हैं तो वो भी कंसिस्टेंटली ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ये फाइनल रिजल्ट यहाँ आ गया है 107 करोड़ का, जो कि पिछले साल कितना था, 97.67 करोड़। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली ये ऊपर जा रहा है। लेकिन जब इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे, प्राइस का चार्ट, तो ये लगभग 700 के आसपास, 700 साढ़े 700 के आसपास से शुरू हुआ था, और शुरू होके इसने यहाँ पे कहीं पे 1550 के आसपास पे हाई बनाया, और अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास से ये गिरना शुरू हो गया था। ठीक है, जब से पूरा मार्केट गिरना शुरू हुआ था तभी से ये भी यहाँ से फॉल करने लगा था, और तब से बहुत 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 ज़्यादा इसमें फॉल आ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें डिस्कशन करना थोड़ा ज़रूरी है। जब हम लोग मेन कैंडल वाले चार्ट पे जाएंगे तो उसमें थोड़ा अच्छे से इसे समझेंगे, और इसी में मैं एक स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने इस स्टॉक में बाइंग की थी, एक्चुअली एवरेजिंग की थी। मैंने भी इसे ऊपर में कहीं पे लिया था, लेकिन फिर मैंने इसमें रिसेंटली कुछ दिन पहले ही एवरेजिंग भी की है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता कि रोज़ारी बायोटेक करती क्या है, तो ये 2003 में स्टार्ट हुई थी, और बेसिकली ये टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है। ठीक है, इसके केमिकल्स बनाती है, और 3 कैटेगरीज कौन से हैं यहाँ आप देख सकते हैं, पर्सनल, होम केयर, परफॉर्मेंस केमिकल, टेक्सटाइल स्पेशलिटी एंड एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके नीचे के जो डेटा है वो अपडेटेड नहीं है, तो उतना ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि ये क्या करती है। ठीक है, बाकी इसके वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं अगर आपको प्रोडक्ट्स वगैरह समझ में आते हैं तो। नॉर्मली मुझे तो केमिकल इंडस्ट्री के केमिकल के प्रोडक्ट्स वगैरह समझ में नहीं आते, बस ये पता चलता है वो यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे पढ़ के भी समझ सकते हैं। चलिए आ जाते हैं इसके फंडामेंटल पे। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है, 3788 करोड़ का है। इंडस्ट्री पी कितनी है, 27.6, और इसकी पी कितनी चल रही है, 35.3। ये कम थी, ये अभी रिसेंटली ही थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पीई से ये अभी महंगा चल रहा है। आरओसी देखेंगे तो 15 से ज़्यादा है, आरओई देखेंगे तो 15 से कम है, तो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कम है। ठीक है, आरओसी ठीक है, एवरेज है। डेट अगर देखेंगे तो डेट लगभग ना के बराबर ही है। क्यों ना के बराबर है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, 3788 करोड़ की कंपनी है, उसके सामने 73 करोड़ कुछ नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो 68.4 करोड़ की है, जिसमें से कुछ भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग गिरवी नहीं रखी है। फ्री कैश फ्लो थोड़ा माइनस में है, लेकिन ये भी इस मार्केट कैप के सामने कुछ नहीं है। डिविडेंड भी ये कंपनी थोड़ा बहुत देती है, और ज़्यादातर पैसा अपनी ग्रोथ में लगाती है। आ जाते हैं इसके पीई की वैल्यूएशन के मैक्सिमम चार्ट पे। तो पहली आप जो ये पहाड़ है आप देख सकते हो कि जब ये लिस्टिंग हुई थी उसी टाइम ये बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गिरा, फिर उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हो गया था। ठीक है, अगर हम लोग 1 साल का इसे छोटा करके हम लोग देखें तो यहाँ पता चलेगा कि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिरा था, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। अगर इसे लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये और थोड़ा अजीब सा दिखेगा, लेकिन रीसेंट अगर लास्ट देखेंगे आप अक्टूबर से, तो अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल तक में, अभी तक के डेटा में ये ईपीएस के पहाड़ ऊपर जा रहे हैं, पीई नीचे जा रहा है। तो मतलब ये जो इसका पीई है, जो मीडियन है, मीडियन से ये बहुत नीचे अभी चल रहा है। इवन अगर इसे मैक्स करके भी देखेंगे तो मीडियन इसका कहाँ पर है, 56 पे है, और पीई कहाँ पे चल रहा है, 38 39 के आसपास चल रहा है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। बैलेंस शीट चेक करेंगे तो रिजर्व्स इसके, देखिए रिजर्व्स इसके कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी साल में देखिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक तो ये डबल हो गया था। ओके, बोरोइंग्स इसके देखेंगे तो बोरोइंग्स तो हमने देख लिया ना के बराबर ही है, लेकिन बोरोइंग्स अगर आप देखेंगे रिसेंटली तो इंक्रीज़ हुए हैं। लाइबिलिटीज़ अगर चेक करेंगे तो लाइबिलिटीज़ कम हुए हैं। दोनों का एवरेज देखने पे टोटल जो डेट है वो इंक्रीज़ ही हुआ है, लेकिन ये कुछ खास ज़्यादा नहीं है। फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट भी इनके इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो अगर बोरोइंग को कंसिडर किया जाए तो इसे 2 आउट ऑफ 3 मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रोमोटर्स के पास 2020 में 72.69% का स्टेक था, जिसे इन्होंने जून 2021 में कम कर दिया, और वो स्टेक किसके पास चला गया,
पब्लिक के पास। थोड़ा बहुत DI ने बढ़ाया, थोड़ा सा FI ने बढ़ाया, लेकिन ज़्यादातर किसने बढ़ाया? पब्लिक ने। और उसके बाद से वही स्टेक अभी भी मेंटेन हो रहा है। म्यूचुअल फंड का देखें तो म्यूचुअल फंड ने बढ़ा लिया है, FII का देखें तो FII सेम पे है, और प्रोमोटर ने अपना मेंटेन करके रखा हुआ है स्टेक। तो म्यूचुअल फंड ने कहाँ से लिया है? म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा प्रोमोटर से ले लिया है, थोड़ा सा FI से ले लिया है, थोड़ा सा पब्लिक से ले लिया है। अब देखिए गाइज, ये छोटा सा मासूम सा कैंडल चार्ट है। ये मंथली कैंडल्स का चार्ट है। ओके, तो इसमें मैंने 2 बार इन्वेस्टमेंट किया है। पहला इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया था वो यहाँ कहीं पे किया था, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे कई बार इसने सपोर्ट लिया था, तो इसलिए पहला इन्वेस्टमेंट जो था मेरा इस छोटी सी रेड कैंडल पे हो गया था। फिर से बता देता हूँ, इस छोटी सी कैंडल पे मेरा पहला इन्वेस्टमेंट हुआ था बॉटम में ही। यहाँ पे ये मेरा जो मंथली टारगेट होता है वो मंथली टारगेट यहाँ पे हिट हुआ, और वहाँ से इसने कंटिन्यूसली ऊपर जाना शुरू किया। फिर यहाँ पे इसमें फिर से प्रेशर आया इधर ही कहीं, और वापस वहाँ से गिरना शुरू हो गया था। ठीक है, तो अभी ये याद रखना कि मैंने पहले जहाँ पे बाई किया था वहाँ से भी इसमें फॉल आया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर ही जाता रहेगा। ये यहाँ पे भी कहीं यहाँ जाके फिर हो सकता है इसमें फिर से फॉल शुरू हो जाए। तो कंफर्मेशन के लिए क्या हमको देखना पड़ेगा? कंफर्मेशन के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल्स जितने बार भी बने, लेकिन ये ग्रीन कैंडल इस लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर में जो भी आपको कैंडल, चाहे यहाँ तक बने, चाहे यहाँ तक बने, चाहे यहाँ तक बने, कोई भी बने, ठीक है, मान लो हम लोग कि यहाँ तक वो कैंडल बन रहा है इस लेवल के आसपास, तो फॉर श्योर अगर आपको इसमें प्रॉफिट कमाना है तो आप यहाँ पे इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर में आप बाइंग लगा सकते हो। यहाँ पे आप बाई करो और यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया एक केस जिसमें आप श्योर शॉट हो जाओ कि हाँ इसमें अब टर्न आ गया है, अब ये ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? इसको, ये जो लेवल है, इसे पिछला जो हाई है उसको तोड़ना पड़ेगा। अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने दूसरी बाइंग कहाँ पे की है। ये देखिए 15 मार्च 2023 को मैंने 40 क्वांटिटी ली। क्वांटिटी से मतलब नहीं है अपने को, कितने प्राइस पे लिया वो मतलब है। तो मैंने लिया 556.60 रुपीज़ पे। आज के दिन मैं कितने प्रॉफिट पे हूँ? 5208। ठीक है, तो 556.60 रुपीज़ पे मैंने इसमें एवरेजिंग की, सेकंड SIP मैंने। ठीक है, चलिए अब चार्ट में देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैंने एवरेजिंग कहाँ पे की। ये देखिए यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसमें एवरेजिंग की 556 के आसपास। तो ये कहाँ पर है? ये देखिए इस पॉइंट पे, और तब से ही आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जा रहा है। चलिए मंथली वाले में अच्छे से नहीं दिख रहा था, ये डेली कैंडल्स के चार्ट में मैं दिखा देता हूँ। बाइंग कहाँ पे हुई है? यहाँ पे 556 पे मेरी बाइंग हुई है। कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, तो आपको लगेगा कि मेरी बाइंग शायद इस ग्रीन कैंडल पे, ये जो पहली ग्रीन कैंडल है इस पे हुई है। नहीं, ये देखिए नीचे देखिए, डेट क्या दिखा रहा है? 15 मार्च। मैंने क्या बोला था? मैंने कब बाई किया? 15 मार्च को। तो 15 मार्च को अगर इस रेड वाली कैंडल पे अगर आपको 556 देखना है तो 556 बिल्कुल यहाँ पीक पे है। तो ऐसा कुछ चमत्कार मैंने नहीं किया है। मेरे ये किसी स्टॉक में हिट हो जाता है, किसी स्टॉक में नहीं हिट होता, किसी स्टॉक में वहाँ से गिर भी जाता है। ठीक है, तो मैंने 556 पे मेरा GTT लगा के रखा था, और वहीं पे ये टच करके यहाँ से उस दिन ऊपर गया था। ठीक है, और अगले दिन वहाँ से और नीचे गया। कहाँ तक गया? 540 से थोड़ा नीचे, 539 के आसपास तक जाके फिर उसके बाद ये ऊपर गया और ऊपर ही क्लोज़ हुआ। ठीक है, तो मुझे जिस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद मैंने इसमें लॉस देखा ही नहीं है अभी तक, और उस दिन से ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। लेकिन वापस इसे अगर मंथली कैंडल के चार्ट पे देखेंगे तो मंथली कैंडल के चार्ट पे अभी इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी तेज़ी नहीं दिख रही है। ओके, अब गाइज देखो, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप में से ये मत पूछना कि मैं ये इंडिकेटर्स कहाँ से देखता हूँ, ये मैं कहाँ से लेवल डिसाइड करता हूँ। ठीक है, मेरे कुछ तरीके हैं जो कि प्रूफ नहीं है अभी। ठीक है, ये प्रूव नहीं हुए हैं अभी, और ना ही ये यूट्यूब में कहीं पर है, ना ही ये गूगल में कहीं पर है। ये कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, कितना भी ट्राई कर लो नहीं मिलेगा। ये मेरी 3-4 साल की मेहनत है जिसमें मैंने कई सारे इंडिकेटर्स बहुत कुछ लगा के, उसके बाद सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वगैरह बहुत कुछ मैंने सीख के, प्रैक्टिस करके, पैसे बर्बाद करके, उसके बाद मैंने ये सब सीखा है। और फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हर बार काम नहीं करता। ठीक है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो, क्लियर बता रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। ठीक है, क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोल रहा हूँ मैं? अगर मान लो मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है
तो मैं अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो किस में होता है? बकवास स्टॉक में तो नहीं होता, भंगार स्टॉक में तो नहीं होता, अच्छे स्टॉक में होता है, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो ये गिरने के बाद भी मैं पैनिक नहीं होता। क्यों पैनिक नहीं होता? क्योंकि मुझे इसे मिनिमम 3 से 5 साल तो रखना ही है, और 3 से 5 साल में कोई भी अच्छा अगर स्टॉक होगा तो वो ऊपर जाएगा ही लॉन्ग रन में, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बाय करने के बाद इसके गिरने पे पैनिक नहीं हो रहा। अभी यहाँ पे मैंने इसमें एवरेजिंग की है, और यहाँ से भी गिर जाता है तो थोड़ा बहुत पैनिक तो आता है, लेकिन मैं उतना ज़्यादा पैनिक नहीं होगा कि लॉन्ग टर्म में मुझे इसमें नुकसान हो जाएगा। अब देखिए, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ बता रहे हैं क्योंकि केसेस ही बहुत सारे हैं। अभी दूसरी चीज़ देखो, अभी मैंने यहाँ पे बाइंग कर ली, जबकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो मेरा अगला जो पहला मतलब ईयरली जो पहला इसमें SIP का टारगेट बन रहा है वो 490 का बन रहा है, ठीक है। इस साल का जो पहला फर्स्ट SIP का है टारगेट, वो मेरा वाला 490 का है, और उससे तो ये अभी बहुत ऊपर है, राइट। अभी कितने पे है? 686 पे चल रहा है, तो मेरा टारगेट तो बहुत नीचे है। अभी प्रॉफिट्स अच्छे आए हैं, वो मार्केट को अच्छे लगते हैं या नहीं वो देखना बाकी है, ठीक है। तो मंडे को पता चलेगा कि रोज़ारी बायोटेक के प्रॉफिट्स मार्केट को पसंद आए या नहीं, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है कम है, वो देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर मंडे को ये पिट जाता है तो फिर वापस हो सकता है कि कुछ दिन में ये नीचे आना शुरू करे, फिर 490 को टच कर जाए। तो अगर 490 को टच करता है, मैं एक तीसरी और फाइनल SIP कर लूँगा। एग्जैक्टली 490 पे तो नहीं, लेकिन इतना गिरेगा तो मैं इसमें उस टाइम के हिसाब से देखूंगा कि मुझे मंथली टारगेट अच्छे लगते हैं या ये ईयरली टारगेट अच्छा लगता है, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस हैं। एक और केस है, देखो अभी मैंने सब साफ कर दिया, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए। यहाँ देखो, ये है RSI, ठीक है। अब ये RSI, खैर ये चार्ट तो बहुत पुराना नहीं है, अभी रिसेंटली आई हुई कंपनी है ना, जून में ही आई है 2020 में, तो 3 साल लगभग हुए हैं इसे। तो इतना कोई बड़ा डेटा नहीं है अपने पास, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो पहली बार RSI क्या हुआ था, 40 के नीचे गया था, ठीक है, 40 के नीचे गया था, और अब वापस ये 41 पे आ गया है, 40 से ऊपर निकल गया बेसिकली। तो इसे भी कई लोग इंडिकेटर मान सकते हैं कि हाँ अब इसमें तेज़ी आ गई, ओके। तो अगर ये प्लस कर दें इसके रिजल्ट्स के साथ, अगर रिजल्ट मार्केट को पसंद आ गया तो ये ईजिली इस लेवल को ब्रेक कर देगा। गाइज ये पूरे के पूरे मेरे थॉट्स हैं, ठीक है, ये कहीं पे कुछ प्रूफ नहीं हो रखा है। इंडिगो के वीडियो में किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं इंडिगो के और शेयर गिर रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी में अंदर में कुछ ना कुछ घपलेबाजी हो सकता है। वो सब्सक्राइबर गलत नहीं बोल रहे, वो सही भी बोल सकते हैं, तो वही चीज़ इसमें भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें कोई धांधलीबाजी नहीं है। ये मार्केट जब गिरना शुरू हुआ था तभी से ये भी गिरने लगा। बहुत बड़ी बड़ी अच्छी पुरानी कंपनीज़ भी यहीं इसी पॉइंट से गिरना शुरू हुई थी, और बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं, ठीक है। तो वही केस हम लोग एज जनरल लेके इसे भी हम लोग वही समझेंगे कि इसके प्रॉफिट्स अच्छे हैं तो ये बाद में कभी ना कभी ऊपर जाएगी ही। और रोज़ारी बायोटेक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है इसकी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको ऑब्वियसली मीडिया से ही मालूम चलती है, बाकी जो भी फंडामेंटल्स वगैरह बताते हैं उसी से मालूम चलती है। अब बिल्कुल ज़िद पे कोई आ जाएगी नहीं फ्रॉड करना ही है, मुझे बिल्कुल पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना ही है, तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी हर कंपनी ऐसा नहीं करती। खैर चलो, फ्रॉड वगैरह की बात नहीं करते हैं, दिल थोड़ा घबरा जाता है कई लोगों का, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, बहुत सारी कंपनीज़ में इक्का दुक्का कभी कंपनी कई सालों में ऐसी कोई कंपनी आती है जो मार्केट में ठगने के लिए आती है, ठीक है। बाकी ऑपरेटर वगैरह के गेम जो होते हैं वो छोटे स्टॉक्स में चलते हैं, ऐसे स्टॉक्स में नहीं चलते, ओके। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस जो भी कंडीशंस आपको लगते हैं कि आपके लिए सही है आप वही करिए। आपको मैं बाय करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मंडे को वेट करो, देखो पहले कि मंडे को मार्केट को इसके रिजल्ट्स कैसे लगते हैं, ठीक है। अगर ये पिट जाता है तब तो रेडी हो जाओ कि ये नीचे गिरेगा, ठीक है। और अगर जो ये नहीं पिटता और अच्छी तेज़ी दिखाता है तो इसका मतलब मार्केट को इसकी रिजल्ट्स जो हैं वो सब अच्छे लग गए। तो चांसेस है कि अब ये फाइनल भी हो गया, इसका मतलब एनुअल अपने को रिज़ल्ट भी मिल गया और क्वार्टरली रिज़ल्ट भी मिल गया, तो हो सकता है इस लेवल को, जो लेवल मैंने बोला था, इस लेवल को ये तोड़ दे, तो इसके ऊपर में आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। इफ़ इन केस अगर ये ऊपर जाता है, कुछ टाइम ऊपर जाता है और बिना इसे तोड़े अगर ये पलटने लगता है तो मैं आपको इसके मंथली लेवल्स बता दूंगा। अगर कोई आप में से इसमें एवरेजिंग करना चाहे मेरे दिए हुए लेवल्स पे तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं। मैं मई मंथ में इसका एक शॉर्ट वीडियो या फिर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं इसके मंथली लेवल्स बता दूंगा। जैसे मैंने यहाँ मंथली लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ मंथली लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया, वैसे
आप भी यहाँ जहाँ पे भी इसका मंथली इन्वेस्टमेंट लेवल बनता है मैं वो बता दूंगा, आपको सही लगे तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई और जानकारी है रोज़ारी बायोटेक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं भी इसका इन्वेस्टर हूँ, आप अब भी हो सकते हैं, नहीं भी हैं तो भी अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।